अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोग अपोजिंग रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस किया, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन है, दैट इज़ द रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, रिवर्स रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। रिवर्स रिएक्शन का दूसरा नाम हम लोगों ने रखा था बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसी का हम लोगों ने सेकेंड केस डिस्कस करना है कि जब आपके पास इनिशियली प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कंसनट्रेशन प्रेजेंट होती है, रिएक्शन कंटिन्यू होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आएगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंज आएगा। तो इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट्स पहले से मौजूद हैं। तो सपोज करें कि मेरे पास जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ टाइम ज़ीरो पर था। टाइम ज़ीरो था तो ए की कंसंट्रेशन ए थी, बी की कंसंट्रेशन बी थी। जैसे ही टाइम ने टी को अप्रोच किया, प्रोडक्ट के एक्स मोल प्रोड्यूस्ड हो गए। एक्स मोल का मतलब है कि अब यहाँ पर बी के अंदर एक्स मोल प्रोड्यूस हो चुके हैं। बी प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी जो पहले से आपने डाल दी उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर एक्स मोल मजीद प्रोड्यूस्ड हो गए और ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन है, डैट इज़ द मोल पर DMQ। ठीक हो गया। अब ज़ाहिर है जब जितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर भी उतनी ही ज़्यादा चेंजिंग आएगी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंजिंग आएगी। तो ये रिएक्शन जो है वो कुछ यूँ हो जाएगा। अब जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहे होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो रिएक्शन चल रहे हैं, एक आपके पास फॉरवर्ड है और एक आपके पास रिवर्स है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट इज़ द अपोजिंग रिएक्शन। दिस वन इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये एक अपोजिंग रिएक्शन है। तो अब आपने दोनों के हिसाब से आपने रेट देख लेना है। ज़ाहिर है फॉरवर्ड है इसका रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड है उसका रेट कांस्टेंट है, दैट इज़ द KB। तो हम लोग सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एफ किसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा, ए की कंसंट्रेशन की, ए की कंसंट्रेशन से रिलेटेड आ जाएगा। आर एफ डायरेक्टली रिलेट आ जाएगा ए की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स थी। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, दैट इज़ द KF, और ये कंसंट्रेशन बन जाएगी, ये जो इक्वेशन है वो RF इज इक्वल टू KF इंटू A माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक हो गया। सेम ऐसे ही आप निकालेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे तो RB डायरेक्टली रिलेटेड टू किसके, बी की कंसंट्रेशन के, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में बी रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है और रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो बी की कंसंट्रेशन के। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे RB किस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ द KB, और KB जब कांस्टेंट आएगा तो ज़ाहिर बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है टाइम के ऊपर, B प्लस एक्स की फॉर्म में, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो चुका है। अब जब आपने नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन, जब आपने नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये आप निकालेंगे dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल है, KF इंटू A माइनस एक्स की, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल है, KB इंटू B प्लस एक्स की इक्वल है। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी dx डिवाइडेड बाई dt, और इस इक्वेशन को सपोज करें कि मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करना है आपने, ज़ाहिर है इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है ताकि आप इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल बना सकें। तो इसके लिए सपोज करें कि मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे सपोज करें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंशन करती हूँ। एट इक्विलिब्रियम के अंदर आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल है, KF इंटू A माइनस एक्स, ये इक्वल आ जाएगा KF A माइनस एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल आ जाएगा KB इंटू B प्लस एक्स की इक्वल है। यहाँ तक ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से KB की वैल्यू निकाल लेनी है।
के बी इज इक्वल टू बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा के एफ ए माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय आ जाएगा बी माइनस एक्स की। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू है आपके पास दैट इज के बी। ठीक है, के बी की वैल्यू है। इस के बी की वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। अच्छा, एक बात है यहाँ पे, जब आप इक्विलिब्रियम ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेनी है वो भी आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही लेनी है प्रोडक्ट की। तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स की और ये यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस एक्स की। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ठीक है, सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के बी इन इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बन गई है। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थी, ये भी वाली वैल्यू भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब इसमें से के एफ को कॉमन लिया जा सकता है, के एफ को कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई बी प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय बी प्लस एक्स ई रह जाती है। ये वाली वैल्यू है और ये किसकी इक्वल है, ये आपके पास नेट रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल है। डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी टू एज इट इज़ रहेगा, के एफ भी एज इट इज़ है। इस पूरे फैक्टर का आप यहाँ पे क्या ले लें, आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, बी प्लस एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो बी प्लस एक्स ई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, बी प्लस एक्स ई मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस एक्स माइनस नेक्स्ट में ये पूरा फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा ए माइनस एक्स ई और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें आपने इस सब को मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे फार्मूले को आपने ओपन करना है। बी ए माइनस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स ई माइनस एक्स इंटू एक्स ई। ठीक हो गया। फिर माइनस अंदर वाले फैक्टर्स अलग से करने हैं क्योंकि माइनस है बाय, तो हमने फिर उसके साइन को चेंज करना होगा। ए बी प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स ई माइनस एक्स इंटू एक्स ई, ये पूरा फैक्टर और ये पूरा फैक्टर किसके साथ डिवाइड हो रहा है, बी इंटू एक्स ई के साथ। अब यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी किसकी इक्वल है, के एफ ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स सी माइनस एक्स इंटू एक्स सी। ठीक है, और यहाँ पे ये जब माइनस ए बी बाहर आएगा तो ये माइनस ए बी की फॉर्म में रह जाएगा, माइनस ए एक्स आई ये बाहर आएगा तो माइनस ए एक्स की फॉर्म में, माइनस बी एक्स ई है ये बाहर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस बी एक्स ई की फॉर्म में, और ये माइनस एक्स एक्स ई है ये जब बाहर आएगा तो ये प्लस एक्स एक्स ई की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये होल डिवाइड हो रहा है बी प्लस एक्स ई के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें एक्स एक्स ई और ये एक्स एक्स ई ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए बी और ए बी ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे इक्वेशन क्या बची, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ। यहाँ पे एक्स ए एक्स ई वाले टर्म को अलग लिख लेती हूँ, एक्स ई वाली टर्म को और एक्स वाले टर्म्स को अलग लिख लें, के एफ है तो यहाँ पे बन गया ए एक्स ई प्लस बी एक्स ई, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, फिर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स ये वाले टर्म्स इकट्ठी और ये होल डिवाइडेड बाय बी प्लस एक्स ई की फॉर्म में आ जाए इज इक्वल टू के। अब इसमें से एक्स ई को कॉमन ले लें, पीछे क्या बचा ए प्लस बी, यहाँ से माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचा बी, दायरा जब ये अंदर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा, ये जब अंदर जाएगा तो ये वाला भी पॉजिटिव में होगा बी, और ये वाली फैक्टर जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा बी प्लस एक्स ई की इक्वल है। ठीक हो गया। अब के एफ, अब ये दोनों फैक्टर्स एक्स ई माइनस एक्स ये एज इट इज़ और साथ में ए प्लस बी कॉमन है तो मैं एक ही दफ़ा इसको लिख लेती हूँ क्योंकि जब आप मैथ्स के अंदर ये फार्मूला ओपन करते हैं ये फार्मूला कुछ यूँ ही बनता है। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी की। अब आपने क्या करना है,
अब इसके अंदर जो आपके पास चीज़ वेरिएबल है ना, डेट इज़ द एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है। ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बी प्लस एक्स बी वो वैसे भी कॉन्स्टेंट है। तो आपने सेपरेटिंग कर लेनी है वेरिएबल्स को, सेपरेटिंग वेरिएबल्स को सेपरेट करें। सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू के एफ, ठीक है। और उसके साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये होल डिवाइडेड बाय बी प्लस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। और ये डी टी क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था उसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं सपोज करें मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आपने इसी इक्वेशन नंबर 2 की करनी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। आपने इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर लेना। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स ई इज इक्वल टू के एफ, ठीक है। के एफ के साथ है ए प्लस बी डॉट डी टी की इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि के एफ और ए प्लस बी है तो वैसे भी कांस्टेंट है। नीचे क्या है, नीचे है आपके पास बी प्लस एक्स ई। अब इस इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेना तब ले सकते हैं जब इसका ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। एक्स माइनस एक्स सी का माइनस एक्स सी का डेरिवेटिव होता है -1, तो उसको आपने ऊपर प्रेजेंट करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन भी लेंगे और यहाँ पर -1 अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, दैट इज बाय एक्स माइनस एक्स सी, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा के एफ टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स सी। और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन है डी टी, ठीक हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स सी इज इक्वल टू के एफ कॉन्स्टेंट, ए प्लस बी उसके साथ और नीचे बी प्लस एक्स सी। और यहाँ पे टाइम की इंटीग्रेशन डी टी की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये टी आ जाएगा और फिर प्लस सी इज़ द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक हो गया। अब आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशंस लगाएं। जब टाइम 0 है तो एक्स की कंसंट्रेशन भी 0 है। पुट इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें, माइनस नेचुरल लॉग यहाँ पर था एक्स ई माइनस एक्स, तो एक्स ई माइनस एक्स के साथ लेनी है। सेम यहाँ पे भी एक्स ई माइनस एक्स है, यहाँ पर भी एक्स ई माइनस एक्स है, ठीक है। अब नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू के एफ ए प्लस बी कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाई टाइम 0 ले लें, डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स ई है और फिर प्लस सी। 0 जब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर 0 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी। तो सी की वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी की इक्वल है। इस वाली वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू के एफ ए प्लस बी टी एज इट इज़, नीचे बी प्लस एक्स ई एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे सी की वैल्यू डाल देनी है, तो सी की वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव साइन है लेकिन सी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई आ जाएगा। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई इज इक्वल टू के एफ इंटू ए प्लस बी टी डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स ई, ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब नेचुरल लॉग इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, नेचुरल लॉग एक्स ई प्लस में है, इसको मैं ऊपर ले लेती हूँ। इसके नेचुरल लॉग माइनस में है तो इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं, ये पूरी टर्मिनोलॉजी इस फॉर्म में आ जाएगी और इज इक्वल टू के एफ ए प्लस बी टी
डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स ई। ठीक हो गया। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक चीज़ आती है कि ये इक्वेशन आपको शो करती है कि आपके पास जो ग्राफ बना है वो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है विद द नो इंटरसेप्ट, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन में से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पे एक चीज़ थी कि ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपके पास y के इक्वल है, यहाँ पे टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा और बाकी जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके पास स्लोप के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आती है दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। टाइम है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। और स्लोप किसकी इक्वल है? स्लोप इक्वल होगा के एफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस एक्स सी की इक्वल है। यहाँ से अगर आपने के एफ की वैल्यू निकालनी है तो के एफ की वैल्यू स्लोप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? बी प्लस एक्स सी के साथ, और डिवाइड करना पड़ेगा ए प्लस बी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से यहाँ से इक्वेशन जो है वो अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये दिस वन इज अकॉर्डिंग टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग था, के एफ के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब हम इसको बैकवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंगली भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? हम लोग सेम वही वाली कंडीशंस ले लेते हैं, दैट इज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी कंडीशंस के ऊपर? जब आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इक्विलिब्रियम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाएं, रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये रिएक्शन जो है वो वहाँ पे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए। तो आर एफ की वैल्यू आपको पता है किसकी इक्वल थी? ए माइनस एक्स की एक्स सी की इक्वल थी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है, आर बी की वैल्यू के बी इंटू बी प्लस एक्स सी की इक्वल है, ये एक वैल्यू थी। ठीक है, अब इसके अंदर से आपने के एफ की वैल्यू निकाल ली। के एफ की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी के बी बी प्लस एक्स सी, और ये डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी की इक्वल आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना के एफ की वैल्यू, इस के एफ की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 4 में, जिसके अकॉर्डिंगली आपने ये बनाई है। तो इक्वेशन नंबर 4 में पहले लिख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 4 थी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू थी के एफ इंटू ए प्लस बी टी, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या था? बी प्लस एक्स सी की वैल्यू। अब यहाँ पे ये के एफ का फैक्टर है, तो इस वाली वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है। के एफ की वैल्यू को पुट करें तो ये बन जाएगा के बी बी प्लस एक्स सी। ठीक है, उसके साथ ऊपर ये ए प्लस बी और टाइम एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे क्या चीज़ आ रही है? नीचे बी प्लस एक्स सी एज इट इज़, और नीचे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर में ही आएगा, ए माइनस एक्स सी। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। बी प्लस एक्स सी और बी प्लस एक्स सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। पीछे इक्वेशन क्या बची? इक्वेशन बचती है के बी ए प्लस बी टाइम टी, और ये डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स सी। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन बिल्कुल सेम इसी तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ में यहाँ पे बना रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह का ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन में से जो है वो लाइन जो है वो पास करेगी। ठीक है, ओरिजिन में से लाइन पास करेगी, और इसी की ये जो स्लोप होगी वो स्लोप किसकी इक्वल आ जाएगी? स्लोप इक्वल आ जाएगी के बी इंटू ए प्लस बी के, और वो डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी की इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ तक जो है वो इसके पास रेट कांस्टेंट की है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड के लिए भी और फॉरवर्ड के लिए भी। अच्छा, अगला इससे आगे आप लोग क्या कर सकते हैं? आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। यूनिट्स ऑफ के एफ भी निकाल सकते हैं, के बी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं के एफ की यूनिट्स निकाल रही हूँ। के एफ के लिए आपके पास जो इक्वेशन थी वो आपके पास इक्वेशन कुछ यूँ आ रही थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ
ठीक है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्सी, ठीक है, इंटू टाइम, ठीक है, ये टाइम था। यहाँ से आपने क्योंकि के एफ की वैल्यू निकालनी है तो के एफ की वैल्यू निकालने के लिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। ए प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, बी प्लस एक्स सी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। एक्स सी की वैल्यू, एक्स सी कंसनट्रेशन है, डेट इज़ द यूनिट्स निकालेंगे तो इसकी यूनिट मोल पर डी एम क्यूब, एक्स सी माइनस एक्स इसकी भी यूनिट है मोल पर डी एम क्यूब, बी प्लस एक्स सी इसकी भी यूनिट है मोल पर डी एम क्यूब, ए प्लस बी इसकी भी यूनिट क्या है मोल पर डी एम क्यूब है। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड है, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा सेकेंड, मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मोल पर डी एम क्यूब इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, जस्ट इसकी यूनिट क्या रह जाएगी पर सेकेंड। तो के एफ की जो यूनिट्स आती है डेट इज इक्वल टू द पर सेकेंड। सेम ऐसे ही आप अगर के बी के लिए निकालेंगे तो के बी के लिए भी सेम वही वाली यूनिट आएगी, के बी के लिए भी सेम वही वाली यूनिट डेट इज द पर सेकेंड आएगी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कंपोजिट रेट कांस्टेंट पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, दैट इज द के सी और इज इक्वल टू, ये हमेशा इक्वल होता है के एफ प्लस के बी के इक्वल होता है। तो इसके लिए अगेन आप वो वाली कंडीशंस लें, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, के एफ ए माइनस एक्स सी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के बी और वो आ जाएगा बी प्लस एक्स सी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर आप सबको मल्टीप्लाई करें, आर एफ यहाँ पे के एफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो के एफ ए माइनस के एफ एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के एफ एक्स सी इज इक्वल टू के बी बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस के बी इंटू एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो एक्स सी वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये माइनस के एफ एक्स सी है और यहाँ पे के बी एक्स सी है, तो दोनों ये माइनस है तो उसको साइड पे ले जाए, के एफ ए के बी बी को इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, के बी बी इज इक्वल टू, इस साइड पे पहले से प्रेजेंट है के बी एक्स सी, के एफ एक्स सी उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस फॉर्म में इक्वेशन। यहाँ से आप एक्स सी को कॉमन ले सकते हैं, एक्स सी को कॉमन लें, पीछे वैल्यू क्या बनेगी के एफ प्लस के बी, ठीक है, और यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या बनेगी के एफ ए माइनस के बी बी की इक्वल है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने यहाँ से एक्स सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, एक्स सी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस के बी बी और होल डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी। इस वाली एक्स सी की वैल्यू को आपने अपनी के एफ की इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। के एफ की रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ के एफ आपके पास क्या वैल्यू थी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ के एफ आपके पास वैल्यू थी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू थी, और इज इक्वल टू के एफ टी और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था ए प्लस बी और नीचे हो रहा था बी प्लस एक्स ई, ये वाली वैल्यू आ रही थी। आपने इसी वैल्यू के अंदर जो है वो ये सारी वैल्यू जो है वो पुट करनी है, ए प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे बी प्लस एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, एक्स सी की वैल्यू आ रही है के एफ ए माइनस के बी बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, किसके इक्वल है के एफ प्लस के बी की इक्वल है। तो यहाँ तक जो है वो अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इस नीचे वाली इक्वेशन का आपने ले लेना है एलसीएम, के एफ टी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से यहाँ पे वैल्यू के एफ प्लस के बी, नीचे बी के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी के एफ, ठीक है, और प्लस के बी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, पीछे आपके पास के एफ ए माइनस के बी बी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो आपके पास इक्वेशन जो है वो यू बन जाएगी, और ये सारी जो वैल्यू है वो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी माइनस एक्स के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब इस सब को मल्टीप्लाई करते जाएं अंदर,
ऊपर वाला फैक्टर तो के एफ टी ए प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, तो के एफ प्लस के बी को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये आपके पास जो है वो ऊपर आ जाएगा के बी, ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाय बी के एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा के एफ बी प्लस बी के बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी के बी बन गया प्लस के एफ ए माइनस ये बन जाएगा बी इंटू के बी, बी के बी और बी के बी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। पीछे यहाँ पे नीचे क्या बना, यहाँ पे बच गया के एफ टाइम ए प्लस बी, के एफ प्लस के बी ऐसे, और डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे देखें के एफ मैंने कॉमन ले लिया, दोनों के अंदर है, पीछे क्या बच गया ए प्लस बी रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखें ए प्लस बी भी है और ए प्लस बी भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो के एफ के साथ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा के एफ प्लस के बी और टाइम टी। अब के एफ प्लस के बी ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा के सी के, डेट इज़ द कंपोजिट रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू जो है वो जो इक्वेशन है वो आपके पास कंपोजिट रेट कांस्टेंट के केस में वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही जब आप इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो वो भी ग्राफ आपके पास आएगा, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, जिसके अंदर जो आपके पास स्लोप है वो डायरेक्ट आपको कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगी। टाइम इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, m इज़ द स्लोप विच इज़ इक्वल टू द के सी, और ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास y के इक्वल है, तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे ये टाइम x एक्सिस के ऊपर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स ऑन द y एक्सिस, स्लोप की वैल्यू आपको बताएगी कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और कंपोजिट रेट कांस्टेंट आपके पास एक कलेक्टिव रेट कांस्टेंट है, वो आपको दोनों की वैल्यूज़ बताता है, दैट इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो रिवर्स की जगह पे मैंने बैकवर्ड रिएक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट लिया है। उसके बाद आपको ग्राफ के अंदर ये चीज़ें तो पता होती हैं कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक आपके पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और वेरिएबल, और एक आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम को चेंज करने से कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ प्रोसीड करेगा रिएक्शन के रेट के अंदर फ़र्क आएगा। क्यों रेट के अंदर फ़र्क आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर भी फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके पास ये वो वाला रिएक्शन है, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो पूरी डेरिवेशन जो है वो एज इट इज़ कर ली।